वो 16 फरवरी 2024 की दोपहर थी। रूस के टीवी चैनल्स पर अचानक एक खबर फ्लैश हुई। एंकर्स एक सरकारी बयान पढ़कर सुना रहे थे। खबर आर्कटिक सर्कल की एक जेल से आई थी। कहा गया कि वहां का एक कैदी टहलने निकला था, फिर चलते चलते अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, वो लड़खड़ाया और गश खाकर गिर गया। जेल के डॉक्टर्स ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। 8 दिनों तक उस मृत कैदी की लाश उसके परिवार को नहीं सौंपी गई। तर्क था कि केमिकल एनालिसिस चल रहा है। परिवार चिल्लाता रहा कि व्लादिमीर पुतिन सरकार सबूत मिटा रही है। आखिरकार मौत के 8 दिन बाद उसकी लाश उसके परिवार को मिली। कुल 14 दिन बाद मॉस्को में उसे दफन किया गया। पुलिस के पहरे के बावजूद उस दिन हजारों लोग सड़कों पर थे। नारे लग रहे थे, पुतिन कातिल है। कुछ महीनों बाद पुतिन सरकार ने फाइल बंद कर दी। कहा गया कि मौत कुदरती थी, नेचुरल डेथ। हाई ब्लड प्रेशर से दिल की धड़कन बिगड़ी और जान चली गई। उस कैदी का नाम था अलेक्सी नवल्नी। आज नवल्नी की मौत को 2 बरस बीत गए। उनकी कहानी में एक नया मोड़ आया है। 14 फरवरी को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड्स 5 देशों ने एक साझा रिपोर्ट पेश की है। उनका दावा है कि नवल्नी मरे नहीं थे, मारे गए थे और कत्ल का हथियार था दक्षिण अमेरिका के जंगलों का एक मेंढक, जिसके जिस्म में एक जहर होता है, एपीबेटिडिन। ऐसा जहर जिससे मौत बिल्कुल हार्ट अटैक जैसी लगती है। तो सवाल है कि ये नवल्नी है कौन? पुतिन को नवल्नी से क्या डर था? यूरोप के दावों में कितना दम है? और अगर ये दावा सच है तो दक्षिण अमेरिका के मेंढक का जहर रूस की जेल तक कैसे पहुंचा? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP, Rajnigandha and ITEL। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। जर्मनी का एक शहर है म्यूनिक। बीते वीकेंड वहां दुनिया की सुरक्षा पर बात करने वाले बड़े बड़े लोग जमा थे। ये 62वीं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी। इस कॉन्फ्रेंस में ही 5 यूरोपियन देशों के विदेश मंत्री मंच पर आए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड्स। उनके साथ में थी यूलिया नवल्नाया, एलेक्सी नवल्नी की पत्नी। इन 5 देशों ने एक साझा बयान जारी किया। कहा, हमें यकीन है नवल्नी की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी, उन्हें जहर दिया गया था। जहर का नाम है एपीबेटिडिन। ये जहर रूस में नहीं मिलता है 7 समंदर पार दक्षिण अमेरिका के जंगलों में। वहाँ एक किस्म के मेंढक पाए जाते हैं, डार्ट फ्रॉग। उनकी खास बात यह है कि उनकी खाल में ये जहर होता है। आसान सा तर्क है, ये मेंढक रूस की जेल में यूं ही टहलने तो आया नहीं होगा। जो मेंढक पालतू होते हैं उनमें ये जहर बनता नहीं, तो फिर नवल्नी के जिस्म में ये कहाँ से आया? रिपोर्ट कहती है नवल्नी रूस की सबसे सुरक्षित जेल में थे। जहर देने का साधन, मकसद और मौका, मीन्स, मोटिव एंड अपॉर्चुनिटी, तीनों सिर्फ और सिर्फ रूसी सरकार के पास थे। Only the Russian government had the means, the motive। सिर्फ रूसी सरकार के पास ही वो क्षमता, कारण और मौका था कि जेल में अलेक्सी नवल्नी के खिलाफ उस जहर का इस्तेमाल किया जा सके। यही वजह है कि हम आज यहाँ हैं, ताकि क्रेमलिन की उस कोशिश को उजागर किया जा सके जिसके जरिए नवल्नी की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। इन देशों का कहना है कि रूस ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन तोड़ा है। अब इसकी शिकायत अंतर्राष्ट्रीय संस्था OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, से की जाएगी। इस ऐलान के दौरान मंच पर यूलिया नवल्नाया ने कहा, पुतिन ने मेरे पति को केमिकल वेपन से मारा है। मुझे पहले दिन से शक था, आज सबूत मिल गया। व्लादिमीर पुतिन एक कातिल हैं, उन्हें हिसाब देना होगा। But if it is the truth, I would like लेकिन अगर ये सच है तो मैं चाहती हूँ कि पुतिन, उनका पूरा स्टाफ, उनके आसपास के लोग, उनकी सरकार और उनके दोस्त ये जान लें कि उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने हमारे देश, मेरे परिवार और मेरे पति के साथ जो किया है उसके लिए उन्हें इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा और वो दिन बहुत जल्द आएगा। husband, they will be brought to justice and this day will come soon। इस जहर पर बात करने से पहले नवल्नी की कहानी जानते हैं। आपने वो मशहूर वेब सीरीज जरूर देखी होगी, चेरनोबिल।
उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर फटने के बाद सोवियत संघ ने चुप्पी साध ली थी। लोग मर रहे थे और सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी नाक बचाने में लगी थी। जब यह सब कुछ हकीकत में घट रहा था तब नवल्नी उसी शहर में अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने गए थे। बाद में नवल्नी के रिश्तेदारों को वहां से निकाला गया, लेकिन सबक मिल चुका था कि सरकार अपने नागरिकों की जान की कीमत पर झूठ बोल सकती है। नवल्नी का जन्म इस घटना से 10 बरस पहले 1976 में हुआ था, मॉस्को के पास एक मिलिट्री टाउन में। उनके पिता फौजी अफसर थे और माँ उनकी एक इकोनॉमिस्ट थी। उनका बचपन फौजी छावनियों में गुजरा, इसलिए वो सिस्टम को खूब समझते थे जिसे उन्होंने चुनौती दी। उन्होंने शुरुआत में कानून और फाइनेंस की पढ़ाई की। उनकी पढ़ाई चल रही थी जब व्लादिमीर पुतिन 1999 में प्रधानमंत्री बने। तब सोवियत संघ को टूटे महज 8 बरस हुए थे। नया रूस लोकतंत्र की तरफ लड़खड़ाते कदमों से बढ़ रहा था। पुतिन सोवियत जमाने में केजीबी के जासूस रह चुके थे। केजीबी यानी रूसी खुफिया एजेंसी। वो रूस की सुरक्षा एजेंसी के मुखिया रह चुके थे, इसलिए उन्होंने रूस की तामीर में भी उस अनुभव का इस्तेमाल शुरू किया। सब कुछ सेंट्रलाइज्ड और गुप्त रखने लगे। सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उस वक्त रूस की बड़ी सरकारी कंपनियां दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही थीं। नवल्नी ने यहाँ दिमाग लगाया। उन्होंने इन कंपनियों के कुछ शेयर्स खरीद लिए। शेयर होल्डर होने के नाते उन्हें कंपनी के दस्तावेजों को देखने का हक मिल गया। उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि सरकारी कंपनी ट्रांसनेफ्ट ने $4 बिलियन चोरी हुए हैं। पता चला कि सरकारी पैसा अधिकारियों के विदेशी खातों में जा रहा है। नवल्नी ने यह सब कुछ दुनिया के सामने रखा, एक ब्लॉग शुरू किया और अपने लाइव जर्नल ब्लॉग पर सब कुछ छाप दिया। यह सब तो सिर्फ शुरुआत थी। नवल्नी ने एक के बाद एक खुलासे किए। इस कोशिश में वो ब्लॉगर की पहचान से आगे बढ़े और धीरे धीरे रूसी जनता के भीतर एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे। साल 2011 में पुतिन की पार्टी पर चुनाव में धांधली के आरोप लगे। लोग सड़कों पर उतर आए। इन प्रोटेस्ट्स को नवल्नी ने लीड किया। उन दिनों पुतिन ने एक अजीब सी कसम खा रखी थी, वो नवल्नी का नाम नहीं लेते थे। सालों तक पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे, मगर पुतिन की जबान पर उनका नाम नहीं आया। जब भी बात करते, दैट कैरेक्टर, दिस जेंटलमैन, द पर्सन यू मेंशन्ड जैसे नामों से पुकारते। ये सारे दांव लेकिन उल्टे ही पड़े। इन्हें डर की निशानी की तरह देखा गया। नवल्नी ने भी इस डर का खूब मजाक उड़ाया। फिर आया साल 2013। उस बरस क्रेमलिन से एक भारी चूक हो गई। उन्हें लगा कि मॉस्को के मेयर चुनाव में नवल्नी की उम्मीदवारी से उन्हें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बुरी तरह हारेंगे तो खुद ब खुद उनकी जो साख है वो खाक में मिल जाएगी। लेकिन ये सब कुछ उल्टा पड़ा। सरकारी टीवी ने भी योजना के तहत नवल्नी को ब्लैकआउट किया। इसके जवाब में वो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने लकड़ी के छोटे छोटे स्टेज बनाए जिन्हें क्यूब कहा जाता था। वो दिन में दसियों सभाएं करते, लोगों की आम ज़रूरतों की बात करते, अवैध प्रवासियों की बात करते। इन सब ने उन्हें आम जनता के खासा करीब ला दिया। नतीजे आए तो नवल्नी को 27% वोट मिले। वो दूसरे नंबर पर ही रहे, लेकिन पुतिन के उम्मीदवार को बड़ा झटका लगा था और पुतिन को एक मैसेज गया था। इसके बाद नवल्नी ने एंटी करप्शन फाउंडेशन यानी FBK बनाया। ये एक प्रोडक्शन हाउस था जो चंदे से चलता था। उन्होंने वकीलों और जासूसों को हायर किया। सबसे खास बात कि ड्रोन ऑपरेटर्स भी हायर किए। वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते। किसी मंत्री ने जैसे इंस्टाग्राम पर फोटो डाली, नवल्नी की टीम उनका बैकग्राउंड मैच करती, सैटेलाइट इमेज निकालती और फिर उस जगह की छानबीन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करती। इस कोशिश में ऐसे महल दिखते जो सरकारी तनख्वाह पर तो बन ही नहीं सकते थे। 2017 की मिसाल देखिए। एक वीडियो रिलीज हुआ, डोंट कॉल हिम डेमन। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव पर था। पता चला कि उनके पास अंगूर के बाग हैं और लग्जरी महल हैं। जिस चीज ने जनता का ध्यान खींचा वो था एक बत्तख का घर। मेदवेदेव के तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर घर बना था बत्तख के लिए। इसके बाद से पीले रंग की रबर डक विरोध का एक निशान बनी। हजारों नौजवान रबड़ की बत्तखें लेकर सड़कों पर उतर आए। नवल्नी के इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा बम फूटा जनवरी 2021 में। तब वो जेल जा चुके थे। उनकी टीम ने एक वीडियो रिलीज किया था, आप भी उसका कुछ हिस्सा देखिए।
कहा गया कि यह पुतिन का महल था, पुतिन्स पैलेस, ब्लैक सी के किनारे एक आलीशान रियासत जो मोनाको देश से 39 गुना बड़ी थी। उसका अपना बॉर्डर चेक पॉइंट था, अपना बंदरगाह था, उसके ऊपर नो फ्लाई जोन था। नवल्नी की टीम ने महल के नक्शे हासिल कर लिए थे, उसका 3D मॉडल बनाया था, उसमें एक कमरा था एक्वा डिस्को जिसमें फव्वारे और लाइटें लगी थी, एक स्ट्रिप क्लब था जिसे हुक्का लाउंज नाम दिया गया था, जमीन के नीचे हॉकी का मैदान था। मजेदार ये कि वहां जो टॉयलेट ब्रश खरीदे गए थे उनकी कीमत थी 700 यूरो यानी करीब 60,000 रुपए का एक ब्रश। वीडियो को 13 करोड़ों से ज्यादा बार देखा गया। इसने पुतिन की मजबूत छवि को तार तार कर दिया। ये सब करने की एक कीमत थी लेकिन जो वीडियो रिलीज होने से पहले ही नवल्नी ने चुका दी थी। अगस्त 2020 की बात है। इस वीडियो के रिलीज होने से एक बरस पहले नवल्नी साइबेरिया के टॉम्स्क शहर में थे। वहां से उन्होंने मॉस्को के लिए एक फ्लाइट पकड़ी, राजधानी के लिए। उड़ान भरने के कुछ देर बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो वॉशरूम गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफी देर बाद वो बाहर निकले और गिर पड़े। इसके बाद पायलट ने साइबेरिया के ओम्स्क में इमरजेंसी लैंडिंग की। ओम्स्क के अस्पताल में वो कोमा में चले गए। बाद में उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया। बर्लिन के अस्पताल में सच सामने आया। जहर था नोविचोक। ये सोवियत जमाने का मिलिट्री ग्रेड नर्व एजेंट है। इसका इस्तेमाल पहले भी जासूसों को मारने के लिए किया जा चुका है। इलाज के दौरान भी नवल्नी ने अपनी छानबीन जारी रखी। उन्होंने अपने ही कातिल को फोन मिला दिया। दिसंबर 2020 की बात है। नवल्नी ने एक स्पूफिंग ऐप यूज किया ताकि लगे कि फोन FSB हेडक्वार्टर से आ रहा है। उन्होंने कुद्रियावत स्वेव नाम के एजेंट को फोन किया। उससे एक अफसर की तरह पूछा, ऑपरेशन फेल क्यों हुआ? एजेंट नींद में था, डर गया। उसने सब बता दिया। बोला अगर प्लेन जल्दी न उतरता तो काम तमाम हो जाता। नवल्नी ने पूछा जहर कहाँ लगाया? एजेंट ने कहा अंडरवियर में, जहां से शरीर उसे सबसे तेज सोखता है। 45 मिनट तक कातिल ने विक्टिम को पूरी कहानी सुनाई। नवल्नी ने रिकॉर्डिंग YouTube पर डाल दी। FSB की खूब थू-थू हुई। ठीक होने के बाद नवल्नी के पास 2 रास्ते थे, विदेश में रहें और सुरक्षित रहें या वापस रूस जाएं और जेल जाएं। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। जनवरी 2021 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं घर आ रहा हूँ। फ्लाइट में वो अपनी पत्नी यूलिया के साथ बैठे थे, कार्टून देख रहे थे। उधर मॉस्को में हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्लेन को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया। पासपोर्ट कंट्रोल पर नवल्नी रुके, यूलिया को गले लगाया। ये आखिरी बार था जब वो आज़ाद इंसान की तरह मिले। पासपोर्ट कंट्रोल पर नवल्नी रुके, यूलिया को गले लगाया। ये आखिरी बार था जब वो आज़ाद इंसान की तरह मिले। उन्होंने कैमरे पर कहा, मैं डरता नहीं हूँ, तुम भी मत डरो। इसके बाद उन्हें पोलर वुल्फ जेल भेजा गया। ये आर्कटिक सर्कल के पास है। उन्हें 300 से ज़्यादा दिन काल कोठरी में रखा गया, मानसिक यातना दी गई। लेकिन जब भी कोर्ट में वीडियो लिंक से पेशी होती, वो हंसते हुए दिखते, जजों का मजाक उड़ाते, कहते कि बादशाह नंगा है, यूलिया के लिए दिल का निशान बनाते। वो इंटरस्टेलर फिल्म के डायलॉग बोलते। और इस सिलसिले में एक दिन आया 24 फरवरी 2024 जब वो टहलने के लिए बाहर निकले, ऐसा रूस की एजेंसीज का कहना है। रूस के मुताबिक इस दिन उनकी नेचुरल डेथ हुई। लेकिन अब यूरोप ने उसी सिलसिले में एक नया दावा किया है। ये जहर जो है एपीबेटिडीन, ये एक नेचुरल न्यूरोटॉक्सिन है, यानी ऐसा जहर जो आपके दिमाग और नसों के वर्किंग सिस्टम पर हमला करता है, यानी नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि दर्द मिटाने वाली दवा मॉर्फिन जो पेन किलर है उससे 200 गुना ज़्यादा ये ताकतवर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एंथनी पॉइजन एरोफ्रॉग या फैंटस्मल पॉइजन फ्रॉग जैसी प्रजातियों में ये पाया जाता है जो रूस में नहीं मिलती। एक और पेंच है, ये मेढक जहर खुद नहीं बनाते, इनकी डाइट से ये जहर पैदा होता है। यानी जंगल में वो कुछ खास कीड़े मकोड़े खाते हैं, उन्हीं से उनकी बॉडी में अल्कलाइड जमा होते हैं। अगर आप इन मेंढकों को पाल लें और घर का खाना दें तो जहर बनना बंद हो जाएगा, यानी जहर सिर्फ जंगली मेंढक में ही मिलेगा। अब सवाल कि ये जहर जान कैसे लेता है। हमारे शरीर में छोटे छोटे स्विचेस होते हैं जिन्हें निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहते हैं। ये नसों और मांसपेशियों के बीच संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। एपीबेटिडीन इन स्विचों को ज़रूरत से ज़्यादा ऑन कर देता है, तेज़ कर देता है। शरीर का पूरा करंट सिस्टम बिगड़ जाता है। इसकी वजह से मांसपेशियों में तेज़ झटके लगने लगते हैं, पूरा शरीर लकवे का शिकार हो जाता है, मिर्गी जैसे दौरे पड़ते हैं, दिल की धड़कनें धीमी होने लगती हैं और आखिर में फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और सांस रुक जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यूरोप के देशों का दावा सही है तो ये जहर रूस की जेल तक पहुंचा कैसे? किसी जंगली मेढक को ढूंढना, फिर ये तस्दीक करना कि उसने वो खास खाना खाया है या नहीं, ये भूसे में सुई ढूंढने जैसा है, लगभग नामुमकिन है। इसलिए जानकारों से बात करते हैं। मुझे तो इसमें थोड़ा संदेह हो रहा है। मुझे एक दावा ही जैसा ज्यादा लग रहा है। दावा इसलिए कह रहा हूं कि
0.5 मिलीग्राम डार्ट चाहिए, डार्ट फ्रॉग का वो विष चाहिए किसी भी इंडिविजुअल पर असर करने के लिए, और उसको इकट्ठा करने के लिए करीब 100 से 125 फ्रॉग्स का आपको वो विष लेना होगा, या उनका जो स्पिट है वो लेना होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें सत्य है। आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस किया गया होगा, मुझे इसका भी संदेह है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोवियत संघ के जमाने से या अभी रूस में ऐसा नहीं होता है। हमने देखा है सर्गेई स्क्रिपाल को, या जो पहले भी मारे गए थे वो पोलोनियम से मारे गए थे, अलेक्जेंडर लिट्विनकोव भी इसी तरह से मारे गए थे। तो लेकिन ये बात तो सही है कि उनकी मौत जो है वो अप्रत्याशित थी, और ऐसे समय में वो मरे थे, मरे पाए गए थे जब उनका प्रिजनर स्वैप होना था, और लोग ये मान रहे थे कि अगला प्रिजनर स्वैप जो होगा वो उसमें अलेक्सी नवाल्नी छूट जाएंगे। अलेक्सी नवाल्नी का अगर इतिहास पढ़ें तो उन पर कई सारे अटेम्प्ट किए गए थे। एक बार उन कहा जाता है कि उनके जो अंडरगारमेंट्स थे उनमें भी विष डाला गया था, ऐसा कुछ किया गया था, और उनको बीच विमान से उतारना पड़ा था, हालात इतने खराब हो गए थे। और उसके बाद लोकल वहां उनका इलाज हुआ था, बाद में जर्मनी ले जाया गया था, फिर वहां ठीक हुए थे, और जर्मनी से फिर वापस आए, फिर उनको बंदी बना दिया गया। तो उन पर मारे जाने के कई सारे अटेम्प्ट्स तो हुए थे, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और ये भी सत्य है कि अलेक्सी नवाल्नी पुतिन के खिलाफ एक मुखर वॉइस थे जिसको वेस्टर्न मीडिया रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन वो इतने बड़े शख्सियत भी नहीं थे कि पुतिन को अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हो जाए तो उसमें हरा सकें। और अलेक्सी नवाल्नी का अगर आप इतिहास जाने तो वो 2012 तक एक्सट्रीम राइट ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव थे। रही वो तो एक बात है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने अलेक्सी नवाल्नी के उनके अप्रोच को सराहा था, और वो एक तरह से पूरे दुनिया में पुतिन के खिलाफ खड़े दिखते थे, और वो एक यूं कहें कि एक चेहरा बन गए थे। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस बन चुका है और अब उसका काम भी शुरू हो गया है। सबसे पहले टास्क है गजा का रिकंस्ट्रक्शन। इसके लिए चंदा भी इकट्ठा होने लगा है। ट्रंप के मुताबिक मेंबर देशों ने इस काम के लिए $5 अरब यानी 5 बिलियन देने का वादा किया है। हालांकि ये तो ट्रंप का कहना है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट 19 फरवरी को वाशिंगटन में होने वाली बोर्ड की पहली बैठक में हो जाएगी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस इतिहास की सबसे असरदार अंतर्राष्ट्रीय संस्था साबित होगी और इसका चेयरमैन होना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस बोर्ड के सदस्य देश गजा में स्थिरता बनाए रखने के लिए हजारों सुरक्षा कर्मी और पुलिस बल भी भेजने का वादा कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि कौन कौन से देश रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देंगे या कौन कौन से देश सैनिक और पुलिस बल भेजेंगे। इसी बीच इंडोनेशिया की सेना ने 15 फरवरी को कहा कि उसके 8000 सैनिक जून के आखिर तक तैयार हो सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें गजा भेजा जा सके। बोर्ड ऑफ पीस क्या है, इस पर हमने दुनियादारी में विस्तार से बात की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगली सुर्खी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मान लिया है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर वे अपनी बात से पलट भी गए। वीकेंड पर ओबामा अमेरिकी पॉडकास्ट होस्ट ब्रायन टायलर कोहेन के साथ बातचीत कर रहे थे। इस कन्वर्सेशन में एक स्पीड राउंड भी था जिसमें होस्ट जल्दी जल्दी सवाल पूछता है और मेहमान को शॉर्ट में फटाफट जवाब देना होता है। ओबामा से पूछा गया, क्या एलियंस होते हैं? ओबामा ने कहा, हाँ, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं है। इसके बाद ओबामा डिटेलिंग में चले गए। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा, एलियंस को एरिया 51 में नहीं छिपाया गया है, कोई सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब था कि कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है और उसे अमेरिका के राष्ट्रपति से भी छिपाया जा रहा है। ओबामा के इस जवाब को दुनिया भर के मीडिया ने उठाया, हेडलाइंस बनने लगी। जब मामला ज़्यादा चर्चा में आया तो ओबामा ने 15 फरवरी की शाम इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, कहा, स्पीड राउंड के माहौल में मैं उसी अंदाज में जवाब दे रहा था, लेकिन अब साफ बताना चाहता हूँ, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि संभावना तो है ही कि कहीं न कहीं जीवन मौजूद हो सकता है, लेकिन सौर मंडलों के बीच दूरी इतनी ज़्यादा है कि यह संभावना बहुत कम है कि एलियंस पृथ्वी पर आए हों। अपने कार्यकाल के दौरान मुझे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि एलियंस ने इंसानों से संपर्क किया है। एलियंस और एरिया 51 को लेकर लंबे समय से एक साजिश वाली थ्योरी चलती रही है। कई लोग मानते हैं कि अमेरिकी सरकार ने एलियंस को नेवाडा में मौजूद एक बेहद सीक्रेट एयरफोर्स बेस एरिया 51 में छिपा कर रखा हो। 2019 में यह मामला इतना
वायरल हो गया था कि करीब 15 लाख लोगों ने सोशल मीडिया पर एरिया 51 पर धावा बोलने के लिए साइन अप कर लिया था। हालांकि असल में वहां लगभग 150 लोग ही पहुंचे, कुछ गिरफ्तारियां हुई और फिर कार्यक्रम एक छोटे से म्यूजिक फेस्टिवल जैसा बनकर रह गया। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। पता है हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शिरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा, पता है पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी, कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।